हेलो दोस्तों, मैं सचिन आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज ओशियन में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक किया कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर किया कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, हम लोग ओएजा बोर्ड का सेकंड पार्ट तक आ चुके थे और सेकंड पार्ट में हमने जाना कि किस तरह वो लोग कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ जाकर ओएजा बोर्ड खेलते हैं। उसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी के घर में अपने अपने पेरेंट्स थे, लेकिन केवल कविता के घर में उसके पेरेंट्स नहीं थे। कविता के पेरेंट्स गांव गए हुए थे। घर जाकर कविता इधर उधर घूमती रही। उसके मन में केवल एक ही सवाल चल रहा था कि आकाश की मौत कैसे हुई होगी। वह कुछ भी सोचती, कैसे न कैसे करके वह अपना ध्यान इस बात से हटाना चाहती, लेकिन फिर भी उसके मन से यह बात जाने को तैयार नहीं थी। बार बार उसके मन में यही ख्याल आता, उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा क्या किया होगा, उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से आकाश की मौत हो गई थी। ये सब सोचते हुए उसने अपना टेप रिकॉर्डर निकाला। उसने सोचा कि थोड़ी देर गाना गुनगुनाऊंगी तो शायद इन ख्यालों से मुक्ति मिल जाएगी। उसने अपना टेप रिकॉर्डर चालू किया और गाना गुनगुनाने लगी। तब तक 3 बज चुके थे। कुछ देर गाना गुनगुनाने के बाद 3:30 बजे उसके घर की घंटी बजी और वह हैरानी से घड़ी की तरफ देखने लगी। उसने देखा रात के 3:30 बजे हुए थे। उसके मन में सबसे पहले केवल एक ही सवाल आया, इतनी रात गए आखिर उससे मिलने कौन आया होगा। वह थोड़ी टेंशन में थी। उसने जल्दी से लाइट चालू की और नीचे की तरफ दौड़ी, क्योंकि उसका कमरा 2nd फ्लोर पर था। वह नीचे गई, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक और भी तेज हो गई। उसने दरवाजे के कीहोल से देखा, वो हैरान हो गई। दरवाजे के दूसरी तरफ सोहन खड़ा हुआ था। वह सोच रही थी कि इतनी रात गई सोहन उसके घर क्या कर रहा है। उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद उसने सोहन से कहा, सोहन, तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो? सोहन, अरे सारी बात यहीं पूछोगी, कम से कम अंदर तो बुलाओ। कविता कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर चले गई। कविता ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कविता ने सोहन से पूछा, हाँ सोहन, अब बताओ, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोहन बहुत हाफ रहा था। लग रहा था जैसे बहुत तेज दौड़ कर आया हो। सोहन कविता से बोला, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? कविता ने कहा, ठीक है, अभी लाती हूँ, तुम यहीं बैठो। कविता किचन में पानी लेने चली गई। कविता आई और सोहन को पानी दिया। सोहन ने पानी पी लिया। उसके बाद कविता ने गिलास वहीं के पास टेबल पर रख दिया। फिर कविता ने बोला कि अब बताओ भी यार, क्या हुआ? तुम मुझे घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर सोहन बोला, कविता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कविता बोली, हाँ बोलो। वो कहने लगा, यार लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। कविता ने कहा, मतलब? फिर सोहन बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कविता ने कहा, अरे बताओ भी, क्या कहना है? मैं खड़ी तो हूँ सामने।
फिर सोहन बोला कि मैं जानता हूँ अभी यह सही समय नहीं है, पर जो मैं फील करता हूँ वो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कविता: हाँ तो बोलो ना। सोहन ने कहा, कविता मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। फिर उसने एक झटके से बोल दिया कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। यह देख कविता थोड़ी दंग रह गई। वो सोहन की तरफ देख रही थी और बड़ी ही हैरानी के साथ देख रही थी, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन सच बतावें तो कविता अंदर ही अंदर से बहुत खुश थी, क्योंकि कविता भी सोहन को बहुत पसंद करती थी। लेकिन उसके मन में भी यही डर था कि वो उसे बताएगी तो शायद उनकी दोस्ती में दरार ना आ जाए। थोड़ी देर के लिए कविता चुप रही, और क्योंकि कविता भी उसे मन ही मन प्यार करती थी, लेकिन कभी इस बात पर नहीं आई थी। फिर कविता ने कहा, ये बात तुम इतनी रात को कहने क्यों आई? फिर सोहन बोला, मैं तुम्हें बताने की कोशिश तो कई बार करता, लेकिन कभी भी हम दोनों अकेले ही नहीं रहते थे। कभी रोहन मेरे साथ रहता तो कभी मोहिनी और रोहिणी तुम्हारे साथ रहती, और वैसे भी तुम्हारे घर आकर तो ये बात कह नहीं सकता था, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर हमेशा रहते थे। आज मैंने सोचा कि यही सही मौका है, जाकर तुम्हें अपने दिल की बात बता दूँ। फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर सोहन ने बोला, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? कविता ने कहा, हाँ सोहन। सोहन दंग रह गया। सोहन खुशी से नाचने लगा। सोहन बोला, कविता तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, लेकिन अगर तुम मुझे पसंद करती थी तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं की? कविता ने कहा, जैसा तुम्हारा हाल था वैसा ही मेरा। मैं तुमसे कैसे कह सकती थी? मुझे हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं हमारी दोस्ती में दरार ना आ जाए। इतना कहकर वो दोनों चुपचाप एक दूसरे को एकटक से देख रहे थे। तभी अचानक कविता का फ़ोन रिंग हुआ। कविता ने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि वह कॉल सोहन का था। यह देखकर तो मानो कविता के पैरों की ज़मीन ही चली गई थी। उसने सोचा कि सोहन मेरे सामने बैठा है, तो उसके नंबर से मुझे कॉल कौन कर सकता है? ऐसे कैसे संभव है? उसने अपने डर को छुपाते हुए अपने सामने खड़े सोहन से कहा, लिसन सोहन, अभी बहुत रात हो गई है, हम लोग कल बात करते हैं। अभी तुम यहाँ से जाओ। इतनी रात गए तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो अड़ोसी पड़ोसी बातें बनाने लगेंगे। सोहन बोला, पर क्यों? अभी तो तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी। कविता, नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं कहना। प्लीज़ मेरी बात मानो, अभी तुम यहाँ से जाओ, हम कल बात करेंगे। लेकिन सोहन जाने का नाम नहीं ले रहा था। तभी कविता ने कहा, तो मैं अभी आई। इतना कहकर कविता जल्दी से ऊपर अपने रूम में चली गई और वहाँ जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ जाकर सोहन का कॉल उठाया। वहाँ से सोहन का आवाज़ आया, हेलो कविता, सॉरी इस वक्त कॉल कर रहा हूँ। एक्चुअली तुम्हारा आउजा बोर्ड मेरे बैग में रह गया है, तो कल जब हम लोग मिलेंगे मैं तुम्हें वो वापस कर दूँगा। यह सुन कविता हक्का बक्का रह गई। कविता, सोहन, तुम घर पे हो? यह तुम हो? सोहन हंसते हुए बोला, हाँ हाँ मैं ही हूँ। मैं नहीं हूँ तो कौन है? वो तुम्हारी आकाश की आत्मा। यह कहकर सोहन ज़ोरों से हंसने लगा। वह बहुत डर गई थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, ये सारी बातें उसने सोहन को तुरंत बता दी, जिससे सोहन भी हक्का बक्का रह गया।
सोहन ने पहले तो सोचा कि कविता उसे डराने की कोशिश कर रही है। सोहन बोला, मजाक कर रही हो? अरे मैं रोहन नहीं हूँ जो तुम्हारी इन बातों से डर जाऊँगा। मेरा नाम सोहन है, सोहन। मैं ऐसे डरने वालों में से नहीं हूँ। कविता डरते हुए गुस्से से बोली, कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अभी वो मेरे घर में है। मैं अपने रूम में हूँ और दरवाज़ा लॉक किया हुआ है। वो तुम नहीं थे तो कौन था? क्या वो आकाश का आत्मा था? सोहन डरते हुए बोला, यार टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहते ही सोहन कुछ और भी कहता, उससे पहले फ़ोन कट गया और पूरी बात भी नहीं हो सकी। कविता ने देखा तो उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी और वह फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तभी उस रूम के दरवाजे पर अचानक ज़ोरों से दस्तक हुई। ये सारी घटना होते होते सुबह के लगभग 5:30 बज गए थे, क्योंकि सोहन का घर कविता के घर से थोड़ी दूरी पर था और वैसे भी वो उन सभी दोस्तों को अपने साथ लेकर आने वाला था। इसीलिए उसे थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। लगभग सुबह के 6 बजे जब वो लोग कविता के घर पहुँचे तो देखा कविता का दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ है। वो जैसे ही उसके घर में दाखिल हुए तो घर का सामान थोड़ा सा बिखरा हुआ था। यह देखकर वो सभी दोस्त डर गए और तुरंत उन्होंने कविता को ढूंढना शुरू कर दिया। सोहन ने रोहन से कहा, तुम किचन में जाओ। रोहिणी और मोहिनी से कहा, मोहिनी तुम पीछे आंगन में जाओ और मोहिनी तुम जाकर सभी कमरे चेक करो, मैं ऊपर वाले कमरों में देखता हूँ। ये कहकर सभी उसे ढूंढने लगे। सभी ने ऐसा ही किया। सोहन ऊपर वाले कमरों में चेक कर रहा था। उसने ऊपर के 2 कमरे चेक कर लिए थे और जब वह कविता के कमरे में पहुंचा तो देखा कविता का कमरा अंदर से बंद था। उसने खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस अकेले से वो दरवाज़ा हिलने वाला भी नहीं था। उसने तभी आवाज़ लगाकर रोहन, रोहिणी और मोहिनी को बुलाया। वो सभी मिलकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। तो उन्होंने फैसला किया कि इस दरवाजे को तोड़ना ही पड़ेगा। उन सभी ने मिलकर उस दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। कविता के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और वो बेड के पास जगह में नीचे पड़ी हुई थी। उसके सर से थोड़ा सा खून भी बह रहा था। ये सब कुछ देखकर रोहन और सोहन तुरंत अपनी आंखें बंद किए और वहाँ से बाहर चले गए और रोहिणी और मोहिनी ने जल्दी से जाकर कविता को संभाला। उन्होंने उसे होश में लाया और उसे दूसरे कपड़े पहनाए और फिर तुरंत उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। उधर डॉक्टर भी आ चुके थे। डॉक्टर ने कविता के सर पे पट्टी कर दी थी। अब तक तो मामला शांत था, लेकिन फिर सोहन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सोहन कविता को सच में प्यार करता था। वह कविता के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, कविता मुझे बताओ, तुम्हारे साथ ये किसने किया है? मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। लेकिन कविता तो मानो कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो अपनी पलक तक नहीं झपका रही थी, बस चुपचाप बैठे हुए एकटक से घड़ी की तरफ देखे जा रही थी। रोहिणी, मोहिनी, रोहन, सोहन सबने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो मानो जैसे कोमा में चली गई हो, कुछ भी नहीं हो रहा था। जब उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने फैसला किया
कि कविता के मम्मी डैडी को फ़ोन करके बुलाया जाए। तो सोहन ने उसके मम्मी डैडी को फ़ोन कर दिया और ये सारी बातें उन्हें बताई। ये सारी बातें सुनते ही वो भी वहाँ से निकल गए और कुछ घंटों बाद कविता के घर पहुँच गए। उसके मम्मी डैडी के आने के बाद उन्होंने वो सारी बातें उन्हें बताई कि कैसे वो ओजा बोर्ड खेलने कब्रिस्तान गए और कैसे वहाँ पर आकाश की आत्मा आई और फिर उसके बाद ये सब हुआ। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कविता के साथ हुआ क्या था। फिर उसके मम्मी डैडी ने उन सभी को और कविता को बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि आज तुम बच्चों ने हमारा सर शर्म से झुका दिया। तुमने ये जो भी किया ठीक नहीं किया। उन सभी को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन कविता कुछ बोलने को तैयार नहीं। पहले तो वो लोग उसको डॉक्टर के ले जाने वाले थे, लेकिन अचानक कब्रिस्तान का वो वॉचमैन शोर मचाता हुआ उसके घर आया, उन बच्चों को ढूंढता हुआ, और आकर बोला, तुम लोगों को सज़ा मिलेगी। मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ। तुमने उस रूह को जगाया है, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसा वो बार बार कहने लगा। फिर रोहन और सोहन ने हिम्मत करके उससे पूछा कि बाबा क्या हुआ है। तो उसने बताया कि कब्रिस्तान में उसके दरवाजे, उसके चारों ओर की बाउंड्री, वहाँ के पेड़, मानो जैसे केवल कब्रिस्तान में प्रलय आया हो। ये सब देखकर तो उसके होश ही उड़ गए थे, और ये सब सुनकर वो सब भी बहुत डर गए थे, और वह अपने मम्मी को देखते ही उसके गले से लगकर बहुत रोई। फिर उसने बताया कि रात को यहाँ पर आकाश की आत्मा सोहन बनकर आई थी और उसने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती की। वो मुझे कह रहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो ना, तो बन जाओ, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही छोड़ूंगा। और उसने यह भी बताया कि उसकी मौत कैसे हुई थी। दरअसल वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी यही हरकत करना चाहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड एक शरीफ ख़ानदान से थी, इसलिए उसने अपने बचाव में उसके सर पर एक डंडा मार दिया था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया और छत से गिर गया और आकाश की मौत हो गई थी। और वो कह रहा था कि अब मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा, यहाँ नहीं तो अपनी दुनिया में, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ज़रूर जाऊँगा। ये बातें सुनकर सोहन रोने लगा। उसे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास था। उधर कविता बेहोश हो गई थी। उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और कविता को जल्दी से अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि कविता की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, मानो जैसे वो बहुत दिनों से बीमार हो। तभी उसके पापा से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने एक तांत्रिक को फ़ोन किया। वो सभी लोग उसके पापा तांत्रिक के पास जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर सोहन आया और उसके पापा से बोला कि अंकल प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ये सब जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। मैं किसी भी हालत में कविता को खोना नहीं चाहता, प्लीज़ अंकल। उसके पापा ने सोहन की बात मान ली और उसको अपने साथ ले गए। वहाँ जाकर सोहन ने तांत्रिक को सारी बातें बताई। फिर तांत्रिक थोड़ी देर चुप रहा, उसके बाद बोला कि इन बच्चों को बचाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक उपाय है, पर मैं यह नहीं कह सकता कि उसको करने के बाद वह साया इन सब के सर से हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत खतरा है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो इन बच्चों को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। सोहन ने कहा, अपनी कविता को बचाने के लिए बाबा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तरीका कितना भी हार्ड क्यों ना हो, आप हमें बताइए,
हम ज़रूर करेंगे। उसके पापा ने सोहन की हिम्मत को देखते हुए उसकी पीठ को थपथपाया और कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। फिर उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा बताइए क्या उपाय है। तो बाबा ने कहा कि एक मुर्दे को कविता के कपड़े पहनाने होंगे। कविता के कुछ बाल उस मुर्दे के बालों के साथ लगाने होंगे। कविता के नाखून और उसके शरीर का थोड़ा सा खून उस मुर्दा के पास लगाना होगा और फिर कब्रिस्तान में आकाश की कब्र के पास उसको रखकर वहाँ पर आकाश को बुलाना होगा और उससे कहना होगा कि कविता को ले जाओ, यह तुम्हारी है। अगर हम यह सब करके आकाश की रूह को चकमा देने में कामयाब हुए तो ही कविता की जान बच सकती है, वरना इन सभी को कोई नहीं बचा पाएगा। यह काम बहुत कठिन था और इसको सुनने से ही डर लगता था, तो इसको कर पाना कितना डरावना होगा। लेकिन सोहन ने कहा कि ठीक है, मैं यह सब करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके पापा ने अस्पताल मैनेजमेंट से बात की और वहाँ से एक मुर्दा निकलवा लिया, क्योंकि उसके पापा शहर के जाने माने वकील थे, तो उनकी बहुत ज़्यादा पहुँच थी। उसके बाद जैसा बाबा ने कहा था उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने कविता के कुछ बाल, उसके पुराने कपड़े, उसके शरीर से थोड़ा सा खून और उसके नाखून, ये सभी चीज़ें उस मुर्दे के पास रख दी और उसको एक ताबूत में बंद करके आकाश की कब्र के पास ले गए। फिर बाबा ने सोहन से कहा कि बेटा, अब जो भी करना है केवल तुम्हें करना है, अब यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं। कविता के पापा कहने लगे कि बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, सोहन अभी बच्चा है, हम इसे कब्रिस्तान में अकेला नहीं भेज सकते। उसके पापा उसके लिए बहुत चिंतित थे, लेकिन बाबा ने कहा कि जब पहली बार आकाश को बुलाया गया था तो केवल ये बच्चे थे, तो इसीलिए तो सोहन को अकेले ही जाना होगा। सोहन ने कहा ठीक है। सोहन कब्रिस्तान चला जाता है और वहाँ जाकर वो फिर से औजा बोर्ड खेलता है और कहता है, मेरी बातें सुन रहा है तो मैं तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सौंपने आया हूँ, आओ और अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाओ। कोइन मूव हुआ। कोइन के मूव होने पर आकाश की आत्मा के आने का संकेत मिला। सोहन ने पूछा, क्या आकाश तुम यहाँ हो? आंसर आया, यस। फिर सोहन ने कहा कि मैं कविता को तुम्हें सौंपने आया हूँ, तुम उसे ले जाओ। फिर कोइन मूव हुआ और सोहन ने उसे रीड किया और आंसर आया था, यहाँ से चले जाओ, कविता को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और फिर बाबा के इशारे पर सोहन ने ऐसा ही किया। वो वहाँ से चला गया और देखते ही देखते वह ताबूत खुल गया और उस ताबूत से वह मुर्दा शरीर बाहर की तरफ निकला और निकलकर न जाने कहाँ गायब हो गया। लेकिन बाबा की यह तरकीब काम कर चुकी थी। वह उस मृत शरीर को लेकर वहाँ से चला गया था और अब कविता और वो सारे बच्चे सेफ थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कहानी थोड़ी लंबी थी, इसीलिए इसको पार्ट में लाना पड़ा। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।